वो व्यक्ति बोल पड़ा और वो बोला कि मैं सब सुन रहा था, आप लोग जो बोलते थे, बात करते थे, लेकिन मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही। जैसे मैंने बताया था मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो व्यक्ति था, बाद में ठीक हो जाता है। तो वो व्यक्ति ऐसा लॉक इन सिंड्रोम वाला क्या रहता है कि उसके ब्रेन की फैकल्टीज ज्यादातर ठीक होती है, लेकिन वो बातें बाहर तक नहीं निकल पाती। वो अपनी बात को, अंदर के मनोदशा को बाहर नहीं दे पाता। आंखें खुली रहती हैं, खोलता है, बंद भी करता है, और कभी कभी नहीं भी करता, खुली भी रहती है पूरी तरह। तो ऐसे परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ, ऐसी स्थिति होने में, तो वो लॉक इन सिंड्रोम वाले के साथ नहीं है किसी भी प्रकार का यूथेनेसिया अलाउड। लेकिन अभी भी जो बात हुई इस जजमेंट में, केवल 1/3 पार्ट या 1/4 पार्ट कहेंगे, पैसिव यूथेनेसिया का भी आधा पार्ट ही है। दूसरा जो आधा पार्ट है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, थोड़ा प्रोसीजर आपने बताया अभी। उसमें मजिस्ट्रेट का भी रोल है। उसमें जो विल करेगा उसके पास 2 गवाह होंगे। 2 गवाह के बाद वो मजिस्ट्रेट से उसको तस्दीक कराएगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। तस्दीक होने के बाद जब वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, तो वो अपना एक नॉमिनी भी नियुक्त करके जाएगा, और उस जिस नॉमिनी को वो नियुक्त करेगा वो व्यक्ति कहेगा कि अब ये ऐसी स्थिति हो गई, डॉक्टर डिक्लेयर करेगा, उसका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, कि ये अब इस स्थिति में नहीं है कि ये वापस आ सके, ठीक हो सके। तो वो डिक्लेयर करेगा, फिर मेडिकल बोर्ड बनेगा उस अस्पताल का। ध्यान दीजिएगा, बातों में फर्क है दोनों में। तो उस अस्पताल का मेडिकल बोर्ड बनेगा। मेडिकल बोर्ड बनाने के बाद जब वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ इसके साथ पैसिव यूथेनेसिया कर दिया जाए, तो उसके बाद क्या होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके लिए फिर ऑर्डर करेगा। फिर वो मजिस्ट्रेट जो है, वो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो खुद जाकर विजिट करेगा, वो देखेगा, वो पाएगा कि हाँ इस तरह की स्थिति है, तो वो फिर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन में एक मेडिकल बोर्ड दोबारा बैठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कह दिया और किसी को कोई इंजेक्ट कर दिया या नहीं कर दिया, उसको रोक दिया गया उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऐसा आसान नहीं है। उसके बाद दोबारा मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो तय करेगा, और वो तय कर देता है तो उसके बाद उसको यूथेनेसिया कर दिया जाएगा, वो प्रक्रिया में उसको ला दिया जाएगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाता है दूसरे से, तब वही हाई कोर्ट में उसमें बताया गया कि 2 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी। वो 2 जज बेंच एक मेडिकल बोर्ड बनाएगी, और उस बोर्ड के बाद वो डिसाइड करेगी कि क्या स्थिति। तो पूरा एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और ये कार्य हो गया। तो उसके लिए बहुत, जैसे कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो पर्याप्त रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसमें भी दी गई हैं। तो कोई नियम ऐसा नहीं है कि आए और कर दिया समाप्त। आनंद फिल्म थी, आपने गुजारिश की चर्चा की, गुजारिश में बहुत अच्छी एक बात ये आई थी कि ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ पेरिल। वो व्यक्ति केवल गर्दन हिलती थी उसमें, आप सबने देखने लायक फिल्म है गुजारिश। और इतनी उसकी वो दर्द पीड़ा उस समय दिखाई देती है जब वो अपने बिस्तर पर लेटा होता है और केवल गर्दन हिला सकता है और कुछ नहीं, केवल बोल सकता है, और पूरी रात ऊपर से पानी टप टप उसके सिर पर गिरता है। तो वो उसको कहता है, जब वो एक एमिकस क्यूरी बना होता है, जो वकील साहब उनसे कहता है जी आप इस संदूक में जरा बैठिए, और संदूक को वो कि बस एक बार बैठ जाइए, उसको बैठवाता है और फिर वो 5 मिनट के लिए उसको बंद करा देता है। 5 मिनट में वो जो वकील साहब हैं पूरी तरह से बदमाश हो जाते हैं, और वो बाहर आके कहते हैं ये क्या, और उसने कहा 5 मिनट में ऐसा हो गए, मैं ऐसा जीवन 20 साल से जी रहा हूँ। तो वो जीवन क्या, ऐसा जीवन, तो राइट टू लिव ही नहीं, राइट टू लिव विद डिग्निटी ही नहीं, राइट टू डाई विद डिग्निटी भी राइट टू लिव के साथ, राइट टू लाइफ के साथ ऐड किया गया। लेकिन विद राइटर बस थोड़ा सा, एक थोड़ा बहुत हिस्सा है इसको। इसीलिए समाज में हम सबके बीच में भी सारे विषय जाने चाहिए, और इसीलिए हमने सबने ये आज ये वाला बिंदु सोच कर रखा था। आप सबने देखा होगा, आनंद फिल्म आई थी, हम सबने देखी होगी। मैंने जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं उनको एक उसका मैंने वीडियो भेजा भी था, वो इसीलिए भेजा था स्टार्टअप के रूप में। उस आनंद फिल्म में उसको भी कैंसर होता है, और उसका भी जीवन 6 महीने होता है। तो जो डॉक्टर था, उसका ट्रीटिंग डॉक्टर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना का, तो वो ट्रीटिंग डॉक्टर फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसकी बात से, हंसी से, उसकी जीवंतता से, उसका जो जीने का स्टाइल था। कहता क्या तुम हर टाइम बोलते रहते हो, बकबक करते रहते हो, चुप हो जाओ। तो उस फ्रस्ट्रेशन में कहता है आप फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, केवल इसलिए कि आप मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो फिर वो कहता है उससे कि बाबू शाह एक बार बताइए, ये आगे मेरे जीवन में कितने समय है। उसने कहा 6 महीने। कि 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला हूं उनका क्या होगा। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो वो कहता तो जीवन है, और फिर अंत में कहता है हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, और उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में, कब कौन उठेगा कोई नहीं जानता। तो वो आखिर में कहता है, तो उस दृष्टि से सारी बातों को देख कर हम सब
केवल कानून, केवल व्यवस्था इससे नहीं होने वाला। आखिरी में जाएगी बात व्यक्ति पर ही, उस डॉक्टर पर जाएगी, उस कंसेंट देने वाले उस व्यक्ति पर जाएगी, उस परिवार के उस व्यक्ति पर जाएगी जिसको वो कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करते हैं, जब ऐसा टर्मिनली इल होता है वो देख लेते हैं कि इसको वापस नहीं जा सकता और पैसा नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी वो इतना ऐसी स्थिति में है कि वो उसको वहन नहीं कर सकता, खर्चा बहुत आता है। विशेषकर जब वेंटिलेटर पर पेशेंट होता है तो मिनिमम 20,000-30,000 रुपए पर डे आता है, जहां पर कम खर्चा है। ज्यादा खर्चे वाले जो हॉस्पिटल 5 स्टार होटल हैं जो दिल्ली में मैक्स और ये, इनमें 1-1 लाख रुपए आता है पर डे, तो खर्चा आता है। वो उस कारण से तो डॉक्टर क्या करते थे, एक उस पर लिख देते नोट, सब लोग समझ नहीं पाते, वो होता है DNR। तो DNR लिख देते, उसका मतलब जो स्टाफ है वो समझ जाता है, डू नॉट रिससिटेट, उसका रिससिटेशन नहीं करना है। क्या करते हैं, जब सांस नहीं चलता, जब हार्ट बंद होता है तो उसको हार्ट लंग मशीन एक होती है मशीन या वेंटिलेटर सपोर्ट से उसको क्या करते हैं, उसके अंदर एक ट्यूब डालते हैं और रिससिटेट करके उसके हार्ट को फिर चला देते हैं। तो उसका हार्ट को फिर चल पड़ता है, हार्ट फिर चलने लगता है, फिर शरीर चलने लगता है। तो ऐसे में कहते हैं कि नहीं, रिससिटेशन नहीं करना। अगर हार्ट इसका बंद होता है तो उसको बंद हो जाने दीजिए, उसको सो जाने दीजिए व्यक्ति को, क्योंकि उसकी उस कष्ट को, पीड़ा को उसको ही नहीं, उसके उन तीमारदारों की पीड़ा को क्यों बढ़ाया जाए। तो ये बात है, इट मे लुक अनएथिकल टू वन एंड ऑल, लेकिन बहुत सारी बातें सामाजिक दृष्टि से, परिस्थितियों की दृष्टि से भी हमको देखनी पड़ती है। तो वो बात है। और DNR के साथ साथ एक चीज और है जिससे आकलन होता है कि व्यक्ति किस स्टेज में है। अगर कोई ट्रॉमा में पेशेंट है तो उसका वो किस स्टेज पर जी रहा है तो उसको देखना है। तो उसका एक स्केल है, उसको बोलते हैं ग्लासगो कॉमा स्केल, GCS। हम सब मेडिको लीगल पढ़ते होंगे, जो क्रिमिनल का वो करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि ब्लड प्रेशर इतना है, चोट ये है, ब्रॉड बाई फलाना। लेकिन उसमें अब आप देखा कीजिए, जो अच्छे अस्पताल है ज्यादातर स्थानों पर, और ये आज के नहीं है, ग्लासगो कॉमा स्केल दिया हुआ 1974 का दिया हुआ है। और ये जो अच्छे इंटेंसिविस्ट हैं या इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करने वाले हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, वहां पर GCS जरूर नोट किया जाता है। GCS क्या है, ग्लासगो में जो स्कॉटलैंड में एक स्थान है, वहां पर वर्ल्ड के सारे इंटेंसिविस्ट बैठे और उन्होंने एक स्केल बनाया कि कोई व्यक्ति ब्रेन डेड, कॉमा, वेजिटेटिव लॉक इन सिंड्रोम, मिनिमल जिसको कह सकते हैं उसकी स्टेज है या किस स्टेज पर है, उसको पूरा देखने के लिए उन्होंने वो एक स्केल बनाया। तो उसमें होता है आई का वर्ड है EVM, 3 शब्द हैं उसमें, आई और वोकल और मस्कुलर, तीनों चीजों को देखते हैं। आई का आंख का मूवमेंट देखते हैं, आंख वो खोलता है या नहीं देखते, या फंडस को देखते हैं, उसको लाइट डालकर उसको साइड से, तो उसका फंडस देखते हैं, उससे ब्रेन को पढ़ लेते हैं आई से। एक तो आई में मार्क देखते हैं 1 से लेकर 4 तक। फिर वोकल कमांड, आवाज दी, नाम लिया तो एकदम उसने आंख खोल ली क्या, उससे कुछ कहा, उसके बाद उसने कुछ रिएक्ट किया क्या, तो उस प्रकार 1 से लेकर 5 तक अंक दिए जाते हैं। और ऐसे ही मस्कुलर स्टिमुलेंट से वो कितना रिएक्ट करता है, तो उस सबसे वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये पेशेंट किस स्थिति में, किस स्टेज में है। अगर वो E1, V1, M1 है तो ही इज ब्रेन डेड, तो वो स्टेज है। तो E1, V1, M1 से लेकर वो यानी कि 3 से लेकर 15 तक, उसके बीच में ग्लासगो कॉमा स्केल वेरी करता है, और उसमें वो जो पेशेंट है उसकी स्थिति परिस्थिति को हम जानते हैं। तो वो सब हमें जानना, उस सब की जानकारी जनमानस में भी आना, और कई बार इस गलत फहमी में हम डॉक्टरों के प्रति भी दुराग्रही हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, गलतियां सब जगह हैं, ब्लैक शीप हमारे बीच में भी हैं, वहां भी हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वेंटिलेटर लगाया हुआ था, जबरदस्ती जिंदा किया हुआ था, ये बातें बहुत सुनने में आती होंगी, लेकिन इसके पीछे भी कारण यही है। अगर हम वो देख लेंगे, उसका GCS देख लेंगे, जान लेंगे कि जबरदस्ती था या नहीं था, हम जान जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम उन तक जाएंगे, उन तक पढ़ेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे कभी भी, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है, आज हम सब के लिए भी है और पूरे इस देश के लिए, विश्व की समस्या है। विश्व की 2 समस्याएं हैं जो मेडिकल उससे संबंधित हैं, जो आने वाले 15-20 साल के अंदर इस विश्व की जनसंख्या को आधा करने वाली है। कुछ कोई रोक नहीं पाएगा। 2 हैं, एक है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस,
जो विशेषकर ऐसे पेशेंट्स के सामने आती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या हो रही है? दवाई ली, आधी ली, थोड़े दिन ली, छोड़ दी। मेडिकल स्टोर वाले का क्या क्वालिफिकेशन है? उसको ये बस मालूम है कि मेडिकल स्टोर में किस अलमारी में कहां पे कौन सी दवाई रखी है। उसने किताब फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी, उसने काउंटर इंडिकेशंस नहीं पढ़ी दवाई की, उसने तो आपको दवाई पकड़ा के दे दी। वो एक्सपर्ट है, एकदम से पकड़ा देता है। आपने कुछ कहा कि ये मेरे को समस्या है, एकदम देगा दवाई। तो ऐसे नहीं लेना। और आप सबसे भी निवेदन है मेरा, इस पर चर्चा भी करें कि कहीं पर भी कोई एंटीबायोटिक, विशेषकर जब इस दुनिया में एंटीबायोटिक नहीं होते थे, पंडित नेहरू भी अपनी पत्नी को लेकर स्विट्जरलैंड गए थे, और कमला नेहरू को, और स्विट्जरलैंड गए थे कि उनका देहांत भी हुआ था। तो जब उसको टीबी हुई थी, तो आपको जब समस्या हुई तो पहली बार 1940s में इश्यू हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जब उसने पहला एंटीबायोटिक इजाद किया, जिसको पेनिसिलिन बोलते हैं। जब पेनिसिलिन सबके सामने आया, तो पेनिसिलिन आने के लिए डॉक्टर घर पे आता था, 24 घंटे घर पर डॉक्टर रहता था, इंजेक्ट करता था, इंजेक्शन से वो उसको लगाया करता था, उसकी सर्वेलेंस में इंजेक्शन लगाता। लेकिन 1945 में उस फ्लेमिंग ने एक बात कही थी कि इस दुनिया में बीमारियों को तो ये ठीक कर रहा है, ठीक करेगा, लेकिन आने वाले समय में यही इस दुनिया के लिए बड़ा घातक चीज सिद्ध होगी। वो तब सिद्ध होगी जब इसका ओवर यूज होगा, मिस यूज होगा, या यूज गलत होगा। तो जब उसका गलत यूज होगा तो उसके कारण आने वाले समय में जो ड्रग रेजिस्टेंस होगा, उसके कारण विश्व में फिर आप बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आज उस ड्रग्स की स्टेज, उस समय की और समाज की परिस्थितियां, इन सबको देखकर आप सबके सामने मैंने कुछ शब्द आप सबके सामने और कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप सबके सामने रखना का प्रयास किया है। हाँ, एक बात जरूर है, आप सबसे भी निवेदन है, आप सब जब चाहें आप और हम कभी भी मिलकर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, विशेषकर इस लाइन पर लेकर कभी भी किसी भी विषय पर बैठकर हम चर्चा कर सकते हैं। नहीं जानते होंगे, पढ़ेंगे, पढ़कर करेंगे। तो एक दूसरे से ज्ञान बांटना, लेना और देना, ये जरा जारी रखें। अपनी बार की ये आदत भी बनाएं। हम बैठकर चर्चा, बाकी सब चीजें तो हो ही रही हैं, जरा इन पर भी हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आज के इस अपने विचार का आप सबके समक्ष ये विषय रखने का अपना जो प्रयास है वो सार्थक होगा। धन्यवाद। माटी का पलंग मिला, राख का बिछौना, जिंदगी मिली की जैसे कांच का खिलौना। एक ही दुकान में सजे हैं सब खिलौने, खोटे खरे भरे भूरे सांवरे सलोने। कि कुछ दिन देखे पारदर्श चमकीले, उड़े रंग तिरे अंग हो गए घिनौने। और जैसे जैसे बड़ा हुआ होता गया बौना, जिंदगी मिली की जैसे कांच का खिलौना। बहुत अच्छी तरीके से धार्मिक रूप से भी बौद्धिक, भगवान बौद्ध का जब आपने उदाहरण दिया, धार्मिक रूप से भी जीवन के मन को समझाने का प्रयास किया, और चाहे वो कानूनी रूप से हो या मेडिकल रूप से बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। इसके लिए मैं और यहाँ बैठे सभी लोग आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आभार व्यक्त करने के लिए अपने माननीय अध्यक्ष महोदय जी को कि वो यहाँ आए